नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू बिग ब्रेकिंग न्यूज। आप देख रहे हैं दिन भर की जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमास के इजराइल पर हमले के संबंध में यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस पर अमेरिका ने अपील की कि परिषद के सभी 15 सदस्य इस हमले की कड़ी निंदा करें। वहीं बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान कोई तत्काल कार्रवाई का फैसला नहीं लिया गया। इस बैठक के बाद अमेरिकी उप राजदूत रॉबर्ट वुड ने कहा कि हालांकि बड़ी संख्या में देशों ने हमास हमले की निंदा की, लेकिन परिषद के सभी सदस्य निंदा में शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि इस युद्ध में कई देश अपने अपने साझेदारों के साथ समर्थन में खड़े हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र अमीरात यानी यूएई ऐसा पहला मुस्लिम देश बन गया है जिसने इजराइल का समर्थन किया है। वही जानकारी के मुताबिक इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद गाजा में 1,23,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारत ने ग्लोबल एनर्जी पर पड़ने वाले प्रभाव को करीब से देखते हुए अलर्ट रहने का संकेत दिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत इस परिस्थिति को अपने परिपक्व नेतृत्व के चलते स्थिति को संभाल लेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम वर्तमान स्थिति को देखते हुए अपना रास्ता तय करेंगे। आपको बता दें कि इजराइल फिलिस्तीन के टकराव के बाद सोमवार को कच्चा तेल के भाव में 5% की वृद्धि देखी गई है। चुनाव आयोग ने सोमवार को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा की। इसके कुछ घंटों बाद ही बीजेपी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने सोमवार को राजस्थान के लिए 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें 7 सांसदों के नाम शामिल हैं। राजस्थान के अलावा बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के 64 और मध्य प्रदेश के 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। आपको बता दें कि बीजेपी का यह छत्तीसगढ़ में दूसरा लिस्ट और मध्य प्रदेश में यह तीसरा लिस्ट जारी किया गया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग के बीच सरकार की तरफ से एक राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल इजराइल में रह रहे सभी 18,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित हैं और वे इंडियन एम्बेसी के संपर्क में हैं। वहीं भारतीय दूतावास ने भी सभी भारतीयों को सतर्क रहने की अपील की है। आपको बता दें कि इजराइल में इस वक्त करीब 900 स्टूडेंट हैं। वहीं काफी संख्या में IT प्रोफेशनल भी हैं। इसके साथ ही करीब 85,000 भारतीय मूल के यहूदी भी रहते हैं। अमेरिका ने फिलिस्तीन इजराइल जंग के बीच इजराइल की मदद के लिए अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमान भेजने का ऐलान किया है और मध्य पूर्व में अमेरिका ने सेना भेजने की बात कही और इस बात की पुष्टि अमेरिका पेंटागन ने खुद ही की है। वहीं अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने बयान जारी कर कहा कि इजराइल की फौज को जल्द से जल्द मदद प्रदान की जाएगी। जरूरी युद्धक उपकरण और सामग्री भी दी जाएगी ताकि वह आतंकी गुट हमास को करारा जवाब दे सके। सिक्किम के तिस्दा नदी में अचानक आई बाढ़ को 120 घंटे से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अब तक इस तबाही से 105 लोग लापता हैं। वहीं मलबे में दबे 33 लोगों को बरामद कर लिया गया है, जिसमें सेना के 9 जवान भी शामिल हैं। इस पर उत्तरी पश्चिम बंगाल से सटे एक जिला प्रशासन ने कहा कि नदी की निचली धारा से 40 शव निकाले गए हैं। वहीं ITBP ने जानकारी दी है कि इस आपदा से हिमालयी राज्य के 4 जिलों में 1600 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 14 पुल बह गए हैं। पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले मामले की जांच में जुटी CBI आज बीजेपी विधायक पार्थ सारथी चटर्जी के घर समेत 6 जगहों पर छापेमारी की। पार्थ सारथी बंगाल के रानाघाट विधानसभा सीट से विधायक हैं। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को CBI की टीम ने ममता बनर्जी की मंत्री और कोलकाता के मेयर इरफान हकीम और TMC विधायक मदन मित्ता के घर में भी छापेमारी की थी। एयर इंडिया की हैदराबाद से दुबई जाने वाली फ्लाइट को 8 अक्टूबर को हाईजैक करने की धमकी मिली, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार एक अज्ञात शख्स ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को धमकी भरा मेल भेजा, जिसमें हैदराबाद से दुबई जाने वाली फ्लाइट को हाईजैक करने की बात लिखी थी। जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बात की जानकारी पुलिस को साझा की और फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने इस दौरान कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जातिगत जनगणना पर हमारी चर्चा हुई और सबने इसका समर्थन किया। वहीं उन्होंने आगे कहा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी अपने राज्यों में जाति आधारित जनगणना का काम कराएंगे। उन्होंने आगे कहा, देश में जातिगत जनगणना होकर रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, दृढ़ संकल्प के साथ इन लोगों ने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया। उन्होंने आगे कहा, दिल्ली सरकार में पैसा की कमी नहीं है। अगर उन्हें दिव्यांगों के लिए नई योजना बनानी पड़ी तो जरूर बनाएंगे। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को, मिजोरम में 7 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को, वहीं छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को चुनाव होगी। उन्होंने आगे कहा, इन सभी राज्यों के नतीजे 30 दिसंबर को सामने आएंगे।
आगामी विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इन सभी 5 राज्यों की जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। साथ ही उन्होंने आगे कहा, मध्य प्रदेश में 8.5 करोड़ लोग बीजेपी को हटाने के लिए तैयार हैं। एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान थक चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं। चुनाव आयोग के जरिए 5 राज्यों की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी और 5 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा, 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा के साथ ही बीजेपी और उनके सहयोगियों की विदाई की घोषणा हो गई है। आगे उन्होंने कहा, जन कल्याण, सामाजिक न्याय और प्रगतिशील विकास ही कांग्रेस की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तंजानिया के राष्ट्रपति हसन के साथ नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। वहीं पीएम मोदी ने कहा, भारत और तंजानिया के संबंधों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज हम अपने वर्षों पुराने संबंधों को राजनीतिक साझेदारी से जोड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, जल प्रबंधन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं और तंजानिया के लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए और खुद को खबरों के साथ जोड़े रखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।